हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं वैदिक सभ्यता। ये टॉपिक टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें एक एक चीज़ों को क्लियर किया गया है। तो यदि आप चैनल पर आ ही गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता की गारंटी हमारी है। आप चीज़ों को ध्यान से देखें, आपकी सफलता सुनिश्चित करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आते हैं टॉपिक पर और देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया है। आगे हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बारे में बताया गया है, वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेद हैं, इसलिए वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। याकोबी एवं तिलक ने ग्रहादि संबंधी उद्धरणों के आधार पर भारत में आर्यों का आगमन 4000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। मैक्समूलर का अनुमान है कि ऋग्वेद काल 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है और इसकी मान्य तिथि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। आर्यों का मूल स्थान आर्य किस प्रदेश के मूल निवासी थे, यह भारतीय इतिहास का एक विवादास्पद प्रश्न रहा है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए मत संक्षेप में निम्नलिखित हैं। आगे हम देखते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि यूरोप 5 जातीय विशेषताओं के आधार पर पिनका, हर्ट आदि विद्वानों ने जर्मनी को आर्यों का आदि देश स्वीकार किया है। गैल्स ने आर्यों का आदि देश हंगरी और डेन्यूब घाटी को माना है। मेयर पी, गार्डन चाइल्ड, पिगट, नेहरिंग, बैंडेस्टीन ने दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। यह मत सर्वाधिक मान्य है। आर्य भारोपीय भाषा वर्ग की अनेक इकाइयों में से संस्कृत बोलते थे। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भारोपीय वर्ग की विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों का संबंध शीतोष्ण जलवायु वाले ऐसे क्षेत्रों से था जो घास से आच्छादित विशाल मैदान थे। यह निष्कर्ष इस मत पर आधारित है कि भारोपीय वर्ग की अधिकांश भाषाओं में भेड़िया, भालू, घोड़े जैसे पशुओं और कनरज बीच तथा भोज वृक्षों के समान शब्दावली है। आगे हम इसमें देखते हैं, बताया गया है कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इस क्षेत्र की पहचान सामान्यतः आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र, यूराल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मध्य एशियाई इलाके के पास स्टेप मैदानों, यूरेशिया, यूरोप और एशिया इसके मध्य में है, इस वजह से इसको यूरेशिया कहा जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस क्षेत्र से एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों की ओर बहिर्गामी प्रवासन प्रक्रिया के चिन्ह भी मिलते हैं। सर्वप्रथम जेजी रोड ने 1820 ईस्वी में ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता के आधार पर आर्यों को बैक्ट्रिया का मूल निवासी माना। जेंद अवेस्ता के आधार पर बैक्ट्रिया का मूल निवासी माना आर्यों को। और 1859 ईस्वी में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्समूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का आदि देश कहा। प्रोफेसर सेल्स तथा एडवर्ड मेयर ने भी एशिया को ही आदि देश स्वीकार किया है। ओल्डनबर्ग एवं कीथ का भी ये मत सही माना गया है। मध्य एशिया से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य एशिया माइनर में बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का एक लेख मिला है, जिसमें इंद्र, मित्र, अरुण और नासत्य नामक वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य इनका उल्लेख मिलता है। डॉक्टर अविनाश चंद्र ने सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का आदि देश भारतवर्ष का ब्रह्मर्षि देश था।
A.D. कल्लू ने कश्मीर, D.S. त्रिवेदी ने मुल्तान के देविका प्रसाद तथा डॉक्टर राजबली पांडे ने मध्य प्रदेश को आर्यों का आदि देश माना है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को इनका मूल निवास स्थान माना एवं बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। आगे हम देखते हैं आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की, जिसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद द्वारा जिस काल का विवरण प्राप्त होता है उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्यों का भारत आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। हालांकि उनके आगमन का कोई ठोस और स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण था। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। ऋग्वेद भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना निदर्श है और इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं। अस्तोमा सद्गमय वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं भौगोलिक विस्तार। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे और इस प्रदेश में प्रवाहित होने वाली 7 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख मिलता है। नदियों से आर्यों के भौगोलिक विस्तार का पता चलता है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। इसे नदीतमा यानी नदियों का प्रमुख कहा गया है। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार आया है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में पूछा गया है। फ्रेंड, यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो कृपया क्लास को जरूर देखें। हम पहले थ्योरी करवाएंगे, उसके बाद वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे। तो सप्त सिंधु प्रदेश के बाद आर्यों ने कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर भी कब्जा कर लिया और उस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाने लगा। और यह क्षेत्र सरस्वती व दृश्वती नदियों के बीच का पड़ता है, इनका माना जाता है। और इस क्षेत्र में 7 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जिसमें सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, परुशड़ी, अस्किनी और वितस्ता। यानी सिंधु, सरस्वती, शतुद्री को ही सतलज कहा गया, विपाशा ब्यास को, परुशड़ी रावी नदी को, और इसी के तट पर 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। अस्किनी को चिनाब और वितस्ता को झेलम नदी के नाम से जाना गया। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार वर्णन किया गया है, जबकि यमुना नदी का 3 बार वर्णन मिलता है। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है और उसको नदियों का प्रमुख कहा गया है, यानी सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं ऋग्वैदिक नदियां और उनके नाम इधर बताए गए हैं। तो शतुद्री, सतलुज, अस्किनी, चिनाब, विपाशा का ब्यास, काबुल कुभा, सदानीरा गंडक, सुवस्तु स्वात, परुशड़ी रावी नदी, वितस्ता झेलम और गोमती को गोमल कहा गया है। फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं दृश्वती को घग्घर और क्रुमु को कुर्रम के नाम से जाना गया। अब हम देखते हैं वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। तो गंगा एवं यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उनके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच के क्षेत्र पर कब्जा करके उस क्षेत्र का नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। सभा, समिति, विदथ जैसी अनेक परिषदों का उल्लेख मिलता है। हम आगे देखते हैं इसमें बताया गया कि सभा, समिति, विदथ जैसी परिषदों का उल्लेख मिलता है। ग्राम, विस, जन शासन की इकाई थे। ग्राम, विस, जन ये शासन की इकाई थे। ग्राम संभवतः कई परिवारों का समूह होता था। 10 राग युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। इसका उल्लेख
ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है और यह युद्ध रावी परुश्री नदी के किनारे लड़ा गया, जिसमें भारत के प्रमुख कबीले के राजा सुदास ने अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित कर भरत कुल की श्रेष्ठता स्थापित की। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है। पुरु, यदु, यदु, युद्ध नहीं है, यदु है। पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुहु। यदु, पुरु, अनु, द्रुहु, तुर्वस, इन्हें पंचजन कहा गया है। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई प्रकार की थी। ऋग्वैदिक लोग जनों या कबीलों में विभाजित थे और प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। और गोप का मतलब होता है, जैसे कुछ अर्थ पूछे जाते हैं तो गोप का मतलब होता है गायों का रखवाला। भौगोलिक विस्तार के दौरान आर्यों को भारत के मूल निवासियों, जिन्हें अनार्य कहा गया था, उनसे संघर्ष करना पड़ा। हम आगे देखते हैं। उनसे संघर्ष करना पड़ा और ऋग्वेद में राजा को कबीले का संरक्षक, गोप्ता, जनस्य तथा पुरन भेदता, नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया। किसको? राजा को। राजा के कुछ सहयोगी दैनिक प्रशासन में उसकी सहायता करते थे। ऋग्वेद में सेनापति, पुरोहित, ग्रामजी, पुरुष, स्पर्श, दूत आदि शासकीय पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। आगे हम देखते हैं। शासकीय पदाधिकारी राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इनकी नियुक्ति तथा निलंबन का अधिकार राजा के हाथ में था। और ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। सभा एवं विदत परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। सभा श्रेष्ठ एवं अभिजात्य लोगों की संस्था थी, जबकि समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। समिति राजा की नियुक्ति पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण करने पर रखती थी। संभवतः यह समस्त प्रजा की संस्था थी। ऋग्वेद में तत्कालीन न्याय व्यवस्था के विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा तथा पुरोहित न्याय व्यवस्था के प्रमुख अधिकारी थे। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था और विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। न्याय व्यवस्था वर्ग पर आधारित थी। हत्या के लिए 100 ग्रंथों का दान अनिवार्य था। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। भूमि का स्वामित्व किसमें निहित था? तो जनता में निहित था। आगे हम देखते हैं। विष कई गांवों का समूह था और अनेक विषों का समूह जन होता था। विष कई गांवों का समूह था, अनेक विषों का समूह जन होता था। आगे हम देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। तो संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन में थी। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन में थी। पितृसत्तात्मक समाज होते हुए इस काल में महिलाओं का यथोचित सम्मान प्राप्त था। महिलाएं भी शिक्षित होती थी। प्रारंभ में ऋग्वैदिक समाज 2 वर्गों, आर्यों एवं अनार्यों में विभाजित था, किंतु बाद में, जैसा कि हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पाते हैं कि समाज 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित हो गया। जो ब्राह्मण होते थे उनका कार्य होता था अध्ययन अध्यापन कराना, यज्ञ आदि कराना, पूजा हवन कराना, और क्षत्रिय का कार्य था राज्य की सेना की रक्षा। जो सैनिक होते थे क्षत्रिय लोग, उनका कार्य होता था कि राज्य की सुरक्षा करना। वैश्य व्यापारी गण होते थे और जो शूद्र होते थे वो इसको सर्वहारा वर्ग या दास कहा गया, और ये इन तीनों वर्गों की सेवा करता था। आगे देखते हैं फ्रेंड। विवाह। विवाह व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का प्रमुख अंग था। अंतरजातीय विवाह होता था, लेकिन बाल विवाह का निषेध था। कहीं भी बाल विवाह का प्रमाण नहीं मिलता। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। सती प्रथा और प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। पिता संपूर्ण परिवार भूमि संपत्ति का अधिकारी होता था। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन तथा मृग चर्म के बने होते थे। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन एवं मृग चर्म के बने होते थे। आगे हम देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, परंतु यह प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं थी।
आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक धर्म। ऋग्वैदिक धर्म के बारे में बताया गया है कि ऋग्वैदिक धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका व्यावसायिक एवं उपयोगितावादी स्वरूप था। आर्यों का धर्म बहुदेववादी था। वे प्राकृतिक भक्तियों, वायु, जल, वर्षा, बादल, अग्नि और सूर्य आदि की उपासना किया करते थे। प्रकृति की पूजा करते थे, वायु की, जल की, वर्षा की, बादल की, अग्नि और सूर्य की। और ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 करोड़ बताई गई है। आर्यों के प्रमुख देवताओं में इंद्र, अग्नि, रुद्र, मरुत, सोम और सूर्य शामिल थे। ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। इसे युद्ध और वर्षा दोनों का देवता माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र का 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है। इंद्र के बाद दूसरा स्थान अग्नि का था। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ स्थापित करने का था। 200 सूक्तों में अग्नि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक लोग अपनी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ और अनुष्ठान के माध्यम से प्रकृति का आह्वान करते थे और ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आगे देखते हैं देवताओं में तीसरा स्थान वरुण का था। इसे जाल का देवता माना जाता है। शिव को त्रयंबक कहा गया है। ऋग्वैदिक लोग एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ऋग्वैदिक देवता के बारे में बताया गया है कि अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र और वायु हैं। आकाश के देवता सूर्य, घोष, मिस्र, पूषण, विष्णु, उषा और सविष हैं। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती हैं। और पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो पूषण है ये ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जबकि बाद में ये शूद्रों के देवता बन गए। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता था एवं ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य आदि देवियों का उल्लेख मिलता है। उषा, अदिति, सूर्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उषा, अदिति, सूर्य। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है, सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। कृषि एवं पशुपालन। गेहूं की खेती की जाती थी। इस काल के लोगों की मुख्य संपत्ति गोधन या गाय थी। ऋग्वेद में हल के लिए लांगल अथवा शीर शब्द का प्रयोग मिलता है। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में संपूर्ण मंत्र कृषि कार्यों से संबद्ध है। ऋग्वेद के गव्य एवं गव्यपति शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त हैं। जो चारागाह होते थे उनके लिए गव्य या गव्यपति शब्द का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई का कार्य नहरों से लिया जाता था। ऋग्वेद में नहर शब्द के लिए कुल्या शब्द का प्रयोग मिलता है और भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, उस पर सामूहिक अधिकार था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन था। घोड़ा आर्यों का अति उपयोगी पशु था। आगे देखते हैं वाणिज्य व्यापार। वाणिज्य और इनका जो व्यापार है, वाणिज्य व्यापार पर पणियों का एकाधिकार था। पणि का मतलब होता है व्यापारी, यानी व्यापार से रिलेटेड है ये। व्यापार स्थल और जल मार्ग दोनों से होता था। सूदखोर को वेकनाट कहा जाता था। क्रय विक्रय के लिए विनिमय प्रणाली का आविर्भाव हो चुका था। गाय और निष्क विनिमय के साधन थे। ऋग्वेद में नगरों का उल्लेख नहीं मिलता। इस काल में सोना, तांबा, कांसा धातुओं का प्रयोग होता था। ऋण लेने व बलि देने की प्रथा प्रचलित थी, जिसे कुसीद कहा जाता था। ऋण लेना एवं बलि देना, ये दो चीज इसकी प्रथा प्रचलित थी, इसको कुसीद कहा जाता था। आगे देखते हैं व्यवसाय एवं उद्योग धंधे। तो ऋग्वेद में बढ़ई,
सत्कार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि कारीगरों के उल्लेख से इस काल के व्यवसाय का पता चलता है। ऋग्वेद में बताया गया है कि तांबे या कांसे के अर्थ में आपस का प्रयोग, आपस शब्द, तांबे या कांसे के लिए आपस शब्द का प्रयोग होता था। यह संकेत करता था कि धातु एक कर्म उद्योग था। धातु एक कर्म उद्योग था। ऋग्वेद में वैद्य के लिए भीषक शब्द का प्रयोग मिलता है। करघा को तसर कहा जाता था। बढ़ई के लिए तसड़ शब्द का उल्लेख मिलता है। मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य एक व्यवसाय था। स्मरणीय तथ्य इसमें बताया गया है कि ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली हैं। यानी भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ में रहते हैं। मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली हैं और भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकापार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। आगे हम देखते हैं, कह रहे हैं कि पड़ी या व्यापार के साथ साथ मवेशियों की भी चोरी करते थे। उन्हें आर्यों का शत्रु माना जाता था। हिरण्य है ये। हिरण्य निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण के लिए किया जाता था। हिरण्य या निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण के लिए किया जाता था। इनका उपयोग द्रव्य के रूप में भी किया जाता था। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग बैलगाड़ी के लिए किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में दो अमूर्त देवता थे जिन्हें श्रद्धा एवं मनु कहा जाता था। वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम तांबे की धातु का इस्तेमाल किया। जब आर्य भारत में आए तब वे 3 श्रेणियों में विभाजित थे, योद्धा, पुरोहित और सामान्य। योद्धा, पुरोहित और सामान्य। जन आर्यों का प्रारंभिक विभाजन था। शूद्रों के चौथे वर्ग का उद्भव ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर में हुआ। ऋग्वेद में सोम देवता के बारे में सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। इस काल में राजा की कोई नियमित सेना नहीं थी। युद्ध के समय संगठित की गई सेना, युद्ध के समय इकट्ठा की गई, संगठित की गई सेना को नागरिक सेना कहते थे। अग्नि को अतिथि कहा गया है क्योंकि माता ऋष्वन उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाया था। यज्ञों का संपादन कार्य ऋद्विष करते थे। इनके 4 प्रकार थे, होता, अर्धवर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। संतान की इच्छुक महिलाएं नियोग प्रथा का वर्ण करती थी, जिसके अंतर्गत उन्हें अपने देवर के साथ साहचर्य स्थापित करना पड़ता था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वे गाय, बैल, भैंस, घोड़े और बकरी आदि पालते थे। आगे देखते हैं वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य के बारे में बताया गया है कि ऋग्वेद स्तुति मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद स्तुति मंत्रों का संकलन है। इस मंडल में विभक्त 1017 सूक्त हैं। इन सूत्रों में 11 बालखिल्य सूत्रों को जोड़ देने पर कुल सूत्रों की संख्या 1028 हो जाती है। ऋग्वेद स्तुति मंत्रों का संकलन है और इसमें इस मंडल में सूक्त कितने हैं? 1017 सूक्त हैं, 11 बालखिल्य सूत्र हैं और टोटल इनको जोड़ देने पर संख्या 1028 हो जाती है। आगे हम देखते हैं ऋग्वेद के रचयिता। ऋग्वेद के रचयिता दूसरा जो इसका मंडल है गृत समद ऋषि, तृतीय विश्वामित्र, चतुर्थ धर्मदेव, पंचम अत्रि मुनि, षष्ठ भारद्वाज, सप्तम वशिष्ठ और अष्टम कंड तथा अंगिरम है। आगे देखते हैं दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है और यह ऋग्वेद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। ऋग्वेद का नाम मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में से 2 से 7 मंडलों की रचना हुई जो गुलसमद, विश्वामित्र, वामदेव, आदि अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ ऋषियों के नाम से है। प्रथम एवं 10वें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई। इन्हें सतर्चिन कहा जाता है। गायत्री मंत्र में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 95वें सूक्त में पुरुरवा एल और उर्वशी बहुसंवाद है। 10वें मंडल में मृत्यु सूक्त है जिसमें विधवा के लिए विलाप का वर्णन है।
ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास विपाशा नदी को परिगणित नदी कहा गया है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक उपनिषद का परिगणन किया जाता है। वेदों का संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास को माना गया है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, ज्ञान को प्राप्त करना। जिसका अर्थ होता है ज्ञान को प्राप्त करना या जानना। वेद त्रय के अंतर्गत प्रथम तीनों वेद अर्थात ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद आते हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। आगे हम देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद मानव जाति की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। ऋग्वेद 10 मंडलों में संगठित है। इसमें 2 से 7 तक मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं दसम मंडल बाद में जोड़े गए हैं और इसमें टोटल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद रचनाओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद मानव जाति की प्राचीनतम रचना है। ऋग्वेद 10 मंडलों में संगठित है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं दसम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त है। गृत, समद, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि और वशिष्ठ आदि के नाम ऋग्वेद के मंत्र रचयिताओं के रूप में मिलते हैं और मंत्र रचयिताओं में स्त्रियों के भी नाम मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं लोपामुद्रा, घोषा, सची, पलोमी एवं कक्षावृत्ति। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना पंजाब में हुई थी। ऋग्वेद की रचना काल के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। मैक्स मूलर 1200 ईसा पूर्व से 1000 के बीच, जैकोबी तृतीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, बाल गंगाधर तिलक 6000 ईसा पूर्व के लगभग, विंटरनिस्ट 2500 से 2000, 11500 से 1000 के बीच की अवधि को ऋग्वैदिक काल की प्रमाणिक रचनावधि के रूप में स्वीकृत किया है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्र कहा गया है। यज्ञ के समय यह ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता था। अस्तोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक यजुर्वेद से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, एलटीजीआईसी आदि से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए डिटेल्स में तैयारी करवाई जाएगी। एक एक चीज़ों को बड़े ही अच्छी तरीके से संगठित किया गया है। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले थ्योरी बेसिस चीज़ों को बताया जाएगा। उसके बाद यही टॉपिक है, इसी टॉपिक से आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। जो भी हर प्रकार के परीक्षा में जो पूछे गए इंपॉर्टेंट PYQs हैं वो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ऐसे चीज़ों को देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। आपकी तैयारी के लिए गारंटी हमारी है। आप मेहनत करें, हमसे जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में।